कम्युनिकेशन टुडे के गुरु मंत्र श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे। डॉक्टर उमा शंकर पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कम से कम मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में। बनारस में मूलतः बनारस के रहने वाले, लेकिन आपका जन्म और पढ़ाई लिखाई सब कोलकाता से हुई, इसीलिए हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली तीनों भाषाओं में आप धारे प्रवाह बोलते और लिखते हैं। डॉक्टर पांडे ने अपने करियर की शुरुआत एशियन एज अखबार से की और पिछले 2 दशक से मीडिया शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे आप प्रोफेशन में रहे, चाहे मीडिया शिक्षा में इस समय अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनके कुछ अनुभवों को लेकर के, उनके योगदान को लेकर के आज हम उनसे चर्चा करेंगे। और जो हमारी नई पीढ़ी के मित्र हैं, जो इस क्षेत्र में कहीं आने के लिए उत्कंठित हैं, उनके मन में छटपटाहट है, उन्हें शायद उनसे बातचीत करके उनके उस योगदान को देख करके कुछ प्रेरणा मिल सके और वो अपने लिए कोई बेहतर मार्ग तलाश सकें, ऐसी उम्मीद है इस कार्यक्रम के बाद। पांडे जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। तो पांडे जी, आपसे मेरा परिचय लगभग 1.5 दशक का है और मुझे याद है पहली मुलाकात कलकत्ता के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। तब से लेकर के लगभग 1.5 दशक की इस अकादमिक यात्रा में मैंने आपके उस करियर को बहुत निकटता से देखा, समझा है किस तरह से आपने अपने परिश्रम के बल पे मीडिया शोध अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पहचान न सिर्फ भारत में बल्कि इन भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने एक पहचान न सिर्फ अपनी बनाई है बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। आपके उस योगदान की चर्चा करें, उसके पहले मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आप अपने बचपन के बारे में। आपकी शिक्षा दीक्षा किस तरह से हुई, परिवार का माहौल किस तरह का था, माता पिता की किस तरह से आपको प्रेरणा मिली, जो कुछ आपको अपने उस प्राइमरी शिक्षा से लेकर के स्कूल शिक्षा की जो कुछ स्मृतियां अभी जीवंत हैं, वो हम चाहते हैं कि इस हमारे कार्यक्रम के माध्यम से रिकॉर्ड हो पाए और मित्रों तक पहुंच पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात मुझे याद आ गई। कुछ दिन पहले हमारे कुछ सहयोगी बताते बोले अभी तक बड़े नहीं हुए थे, तो मुझे ये आपकी बात सुनकर याद आ कि बचपन तो शायद अभी भी चल ही रहा है सर, किसी न किसी तरीके से। और खुद को मैं वैसे लाइफ लॉन्ग लर्नर कहता भी, जब तक हम लोग तो गुरु तो सर आप है और आप लोगों को से कितना कुछ सीखा वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा लगता नहीं कि क्या ना बहुत साल पहले हमने आईसीएसई दी होगी या बहुत साल पहले हमने वो आसपास यही हम मैदानों में खेलते थे और वो करते थे, लगता है कुछ दिन पहले की बात। तो जनरली हमारे यहाँ आईसीएसई आईएससी में हमारी पढ़ाई हुई। हम लोग 3 भाई बहन है, बड़ी दीदी है हमसे 7 साल बड़ी है, वो टीचर है, और छोटा भाई वो एंटरप्रेन्योर है, उससे पहले वो कॉर्पोरेट में था। तो तीनों की पढ़ाई लिखाई पर हमारे माता पिता ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और इनफैक्ट जब हमारी दीदी जब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रही थी तो उस समय उतना ज्यादा लड़कियों को पढ़ाने का यहाँ पर वो नहीं था। ये बड़ा दुखद बात है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये शुरू से ही वो रही है। पढ़ाई लिखाई का एक वातावरण कह लीजिए, माहौल कह लीजिए, हमेशा से रहा है। और ईश्वर के आशीर्वाद से स्कूल वगैरह में अच्छे रिजल्ट आते रहे तो क्या नाम है, लोग जानते थे। और कभी कुछ अगर बदमाशियां भी होती थी क्लास में तो लोग जानते थे अच्छा वो पढ़ने लिखने में अच्छा है तो ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा। तो उस कह लीजिए उस नाम का भी फायदा कई बार मिला कि हम लोग लास्ट बेंच में बैठकर कुछ बच्चे जो करते रहते हैं क्लास में, तो हम लोग शायद करते होंगे, लेकिन वो जब एक पढ़ाई लिखाई में जिसको लोग जान लेते हैं वो अच्छा है, तो वो एक वो रहता है। तो बड़ा ही वो अच्छा दौर था, क्योंकि आपको पता है उस समय टेलीविजन भी तो सिर्फ शनिवार और रविवार को पिक्चर आती थी, बुधवार को चित्रहार आते थे, और एक साथ कितने सारे लोग बैठकर देखते थे। तो वो उस तरीके से हम लोग बड़े हुए साथ साथ। काफी लोग स्कूल के मित्र वगैरह, तो एक जो कम्युनिटी फीलिंग रही वो शुरू से ही रही। और हम लोग यहीं बेलूर में ही पले बढ़े, यहीं पर पढ़ाई लिखाई हुई। और क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, दूर दूर जगहों पर जाकर के खेलना, तो यही सब खेल कूद पढ़ाई लिखाई ये सब में हम लोग का ज्यादातर समय बीतता रहा। तो बचपन बहुत ही बढ़िया बीता, और अभी भी लगता है कि वो कुछ न कुछ
चल ही रहा है, तो बिल्कुल मैं वो पास्ट था और प्रेजेंट में नहीं है, ऐसा नहीं लगता है सर। वो आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हमारे मन का जो बच्चा है वो हमेशा जीवित रहना चाहिए, और वो जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो यदि हमेशा रहेंगे, क्योंकि उम्र है ये तो केवल एक काउंटिंग है, उसका किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तो आपने सही अर्थों में जीवन को उसी तरह से उल्लास और आनंद के साथ जीने का संकल्प लिया है। ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है। आप जैसा आपने, हाँ आप जी। जैसे लोगों की प्रेरणा रही है सर, और आप सीखा है, क्योंकि आप यहाँ बैठे आपके सामने नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा ये कहते हैं जो जैसा उत्साह, जैसा जिस तरीके से आप नई नई चीजों के साथ जुड़े रहते हैं, आज भी इस माध्यम से जैसे जुड़े हैं, तो आपसे गुरुजनों का आशीर्वाद भी रहा है और प्रेरणा भी रही है, तो इस मामले में हम लोग काफी खुशकिस्मत है। हाँ, ऐसी नहीं, उमा शंकर जी, आपने जो विद्यालय जीवन की अपनी बात कही, प्रारंभिक जीवन की बात कही कि माता पिता की प्रेरणा रही और बड़ी बहन ने भी आपको उत्साहित किया, प्रेरित किया पढ़ने के लिए। फिर जब आप मास्टर्स करने के लिए सोचा होगा आपने, तो जर्नलिज्म में किया या पहले किसी दूसरे डिसिप्लिन में किया? मेरा सर जनरली क्या होता था हमारे समय में, जब वो रहता था ना, अगर अच्छा स्टूडेंट है उसको साइंस में जाना चाहिए, तो हमारी ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स में रही, तो बड़ा बढ़िया था। और लेकिन हमेशा से एक भाषा पर एक रुझान रहता था। और दूसरी बात है, उस समय अर्ली लेट 80s अर्ली 90s में यहाँ पर हमारे यहाँ टेलीग्राफ, स्टेट्समैन वगैरह ये सब आते रहते थे, और जिस तरह का वो चला, तो नया नया टेलीग्राफ निकला था, बड़ा बड़ा धूम मचा था उस न्यूज़पेपर का। और अकबर साहब, एमजे अकबर की वो काफी, तो एक साधारण सा था कि हम लोग बहुत ज्यादा उन सब चीजों को देखते थे। और इत्तेफाक कह लीजिए, अंग्रेजी और हिंदी में हमारे आईसीएसई में दोनों में अच्छे अच्छे नंबर आए, मतलब 90s में आए, तो लगा कि भाई इसको भी थोड़ा सा वो होना चाहिए। हालांकि वो उसका कोई इससे लेना देना नहीं, लेकिन हमारा शुरू से ही थोड़ा सा मेरा एक झुकाव था, मतलब कम्युनिकेशन की तरफ, या फिर अगर कहीं बोलना आ रहा है, या फिर कोई कोई एनालिटिकल बातें हो, या फिर उस समय यहाँ पर बंगाल में ये काफी चलता है, पॉलिटिकल डिस्कशंस चलते हैं, तो उसमें अपने एक व्यू पॉइंट रखने की रहती थी, और उसमें हमेशा एक न्यूज़पेपर का उदाहरण दिया जाता था। और दूसरी बात, क्रिकेट इतना वो 83 में भारत ने जीता था, लेकिन हम लोग 85 को ज्यादा याद है हम लोगों को, 83 तो उतना छोटे नहीं। 85 में जो भारत ने बेंसन एंड हैजेस जीती ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, और कलर टीवी वगैरह, तो क्रिकेट का बड़ा वो रहता था। तो और वो क्रिकेट की एक खबरें पढ़ना और उन स्टैटिस्टिक्स को लेकर के डिस्कशन करना, तो न्यूज़पेपर हमारे जीवन में बहुत ही एक जिसको कह रहे हैं, इसकी सेंट्रल भूमिका थी। एक न्यूज़पेपर हमारे जीवन का एक ऐसा था, और हम जब किसी जर्नलिस्ट को देखते या जानते तो लगता था यार बहुत ही ये पावरफुल आदमी, क्योंकि ये इसके बाद जब ग्रेजुएशन के बाद एक मौका आया, तो मैं साइंस में भी जा सकता था, लेकिन फिर एक पता चला कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एमए इन जर्नलिज्म किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप हैं, तो आप एग्जामिनेशन देंगे, और अगर आप उसमें पास होते हैं तो आपको उसका मौका मिलेगा। तो परीक्षा देने चले गए, तैयारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो जनरल नॉलेज और ये सब था, वो सब हम ऐसे ही जनरली हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे ही। तो परीक्षा में पास करके, मुझे याद है सितंबर 1996 बहुत सारी भीड़ लगी थी वो हार्डिंस बिल्डिंग में, और जहाँ पर जाकर देखा अपना नाम लिस्ट पे देखा, तो घर में आकर बताया, तो उन्होंने जर्नलिज्म में, मतलब वो तो था कि भाई साइंस से बच्चा जर्नलिज्म जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। तो वैसे साइंस से जर्नलिज्म वाला ये जो है, एक अचानक ही वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के आना हो गया। 96 सितंबर में रिजल्ट निकला, और तब से। तो पत्रकारिता का पाठ्यक्रम करने का निर्णय आपका स्वयं का था, किसी से प्रभावित नहीं थे आप? नहीं, वो प्रभावित आसपास तो कोई मेरे जानकारी में किसी ने जर्नलिज्म किया नहीं था, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक न्यूज़पेपर को बड़ी प्रधानता दी जाती थी, और रोज पिताजी पूछते थे क्या खबर है, क्या है वो सब, तो वो हमारे क्या नाम है उनको बताना पड़ता था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम जनरल अवेयरनेस रहे, और इसी बहाने तो हमारे 2-3 अंग्रेजी अखबार आते थे, हिंदी भी पढ़ते थे, लेकिन अंग्रेजी ज्यादा आता था, क्योंकि वो स्टेट्समैन का दौर था, और लोग समझते थे कि भाई अगर ये बच्चा अंग्रेजी जान गया तो उसको नौकरी वगैरह मिलने में आसानी होगी। लेकिन पांडे जी, आपने कहा विज्ञान के विद्यार्थी थे, सामान्यतः ये धारणाएं हैं
कि विज्ञान के विद्यार्थी का भाषा पे बहुत अच्छा अधिकार नहीं होता है। मतलब मैं कोई नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य धारणा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा, तो इसलिए अपवाद शब्द के हो सकते हैं, लेकिन एक आम धारणा यह है कि विज्ञान के विद्यार्थी तथ्यों से चिपके हुए रहते हैं और भाषा पर उनका उस तरह का अधिकार नहीं होता है। आपने कहा कि आपकी भाषा बहुत अच्छी थी, तो आपकी इस बातचीत से क्या ये निष्कर्ष निकालें कि समाचार पत्र नियमित रूप से पढ़ने के कारण जहां आपका सामान्य ज्ञान बेहतर हुआ, वहीं भाषा की दृष्टि से भी आपने अपने आप को समृद्ध किया? या पुस्तकें पढ़ते थे, साहित्य पढ़ते थे, कैसे आपने भाषा पर अपना एक अधिकार किया? ज्यादातर तो सर न्यूज़पेपर ही पढ़ते थे, और हमारे जमाने में कॉमिक्स बहुत लोग पढ़ते थे, तो वो हिंदी अंग्रेजी सब कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे हम लोग, तो उससे ही था। और वो लैंग्वेज लिटरेचर उसमें जो है हमारे भाषा में अच्छा था या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो जो लैंग्वेज और लिटरेचर वाले जो मार्क्स थे वो अच्छे आते थे बहुत, तो लोगों को लगता था कि वो भी है, और उसी शायद उसी वजह से जो टोटल भी ज्यादा अच्छा आ जाता होगा। साइंस मैथ्स में भी आते थे अच्छे, ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर खुद को जो अच्छा लगता था, ग्रेजुएशन करने के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद सारा जीवन अब फिजिक्स के साथ नहीं बिता सकता हूँ, जर्नलिज्म थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें नई नई चीजें हैं काफी करने को, तो जर्नलिज्म इसलिए पढ़ा क्योंकि जर्नलिस्ट होना चाहता था, इसलिए नहीं कि जर्नलिज्म बस पढ़ना ही है। तो हम लोग काफी ऐसे लोग जो आए थे जर्नलिज्म में, जर्नलिस्ट होने ही आए थे। तो 96 to 98 बैच हमारे में हमारे साथ काफी लोग जो थे आज भी जर्नलिस्ट हैं, वो आज भी उनसे मिलता और जर्नलिज्म काफी पत्रकार बनने की चाह से आपने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम किया, 2 साल का पाठ्यक्रम था, आपने पाठ्यक्रम पूरा किया, उसके बीच में कहीं इंटर्नशिप का मौका मिला आपको? मिला सर, इंटर्नशिप हमने एशियन एज में इंटर्नशिप की, और अच्छा। पहली बार कंप्यूटर के दर्शन हुए, क्योंकि काफी सारी चीजें हमारे सामने मतलब पहली बार आ रही थी। हालांकि स्कूल में था कंप्यूटर, लेकिन वो जो एडिशनल सब्जेक्ट हमने कंप्यूटर नहीं लिया था, तो कुछ लोग जो लेते थे तो वो लगता था कि बड़ा एक कोई क्या नाम मिस्ट्री सा माहौल रहता था कि भाई कंप्यूटर है क्या। तो जो हम लोग गए, और पेज डिजाइन तो हम लोग सीख कर गए थे, डमी पर हम लोग बनाते थे, तो क्वेश्चन थे। जब हमने पहली बार क्वार्क एक्सप्रेस में देखा कि एशियन एज में वो पेज बना रहे हैं उस पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि जनरली हम जब कोई काम करते हैं और उसका जो आउटकम है या उसका जो रिजल्ट है वो अगर हमारे बहुत नजदीक होता, हम आज लिख रहे हैं, वो कल निकल रहा है और कल हमारा बायलाइन आ रहा है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये जो जनरली क्या होती है भाई, कई चीजें होती है कि आप बहुत सालों बाद आपको रिजल्ट मिलता है। तो जर्नलिज्म ऐसा प्रोफेशन था जहाँ पर रिजल्ट तुरंत मिलता था, और इंटर्नशिप में भी 2-3 बायलाइन मिले, और 2-3 बायलाइन लेकर के तो खैर हम खुद को जर्नलिस्ट समझने लगे। काफी एक अच्छा लगा, वो बड़ा बढ़िया था वो हमारा 1 महीने का इंटर्नशिप, और उस दौरान हमने काफी घूमा और अच्छा लगा कि ये लगता है कि ये प्रोफेशन जो है हमारे लायक है, ये एंजॉय कर सकते। एशियन एज अपने आप में उस समय एक ऐसा अखबार था जिसका नाम पूरे देश में चर्चित था, एमजे अकबर जैसे पत्रकार उसका नेतृत्व कर रहे थे। वहां आपको सौभाग्य मिला, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा मंच मिला आपको सीखने के लिए। तो पहली बाईलाइन आपने कहा 2-3 बाईलाइन मिली, तो पहली बाईलाइन कौन सी स्टोरी पे मिली थी, कुछ याद है आपको? पहली बाईलाइन मुझे याद है सर, वो जब मैं एशियन एज ज्वाइन करने के बाद की बता रहा हूँ, बाकी तो वो जो इंटर्नशिप में था वो तो फीचर्स वाली बायलाइन थी, वो तो मैं लेकिन एक्चुअल जो एज ए जर्नलिस्ट जो बायलाइन मिली मुझे याद है, तो एक कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था एक यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं यूनिवर्सिटी के छात्र था, मेरे पास कोई इन्विटेशन नहीं था कॉन्वोकेशन का, तो वहां पर कुछ छात्र नेता कुछ पहचानते थे, तो पुलिस को बोले भाई हमारा परिचय जाने दो उसको, तो मैं पहुंच गया कॉन्वोकेशन में कि चलो यहाँ कॉन्वोकेशन में, खैर खबर कुछ होती नहीं है, लेकिन एक हमारे यहाँ लॉ डिपार्टमेंट का कुछ समस्याएं थी, क्योंकि लॉ लाइब्रेरी हमारे यहाँ अब शिफ्ट हो रही थी एक कैंपस से दूसरे कैंपस, और उसमें कुछ लोगों का एक विरोध था, और कुछ लोग कह रहे थे कुछ शायद कुछ किताबें बेच दी गई वगैरह वगैरह। तो एक व्यक्ति जो पीएचडी डिग्री लेने आया था, उसने खड़ा होकर के मतलब गवर्नर से कहा कि भाई मुझे कुछ कहना है ये, तो जर्नलिस्ट शायद वहाँ थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि यार ये तो बड़े अच्छा है, मतलब ये जो हम पढ़ कर गए थे जो, क्योंकि जनरली जो पढ़ कर जाते हैं वो उसको मिलाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर उससे बातचीत की, फिर उसने बताया कि मैं ऐसे आया हूँ, 10 साल ये हो गई वो हो गए, तो फिर वो उस व्यक्ति को लेके ही मैंने वो स्टोरी बनाई, और वो मार्च
ईयर 2000 था, वो मुझे याद है। तो वो पहली बायलाइन थी। तो वो मुझे याद है, और वो बड़ा ही, मैंने जैसे कहा कि बड़ा अचानक हो गया, क्योंकि जहाँ पे मुझे जाना था ना, और वो स्पेशल स्टोरी बन गई। तो फिर तो वो जो बाईलाइन छपी तो दिन भर कैंपस में कैसा निकला आपका, फिर किस तरह का रेस्पॉन्स मिला? कैंपस में तो फिर नहीं गए सर, लेकिन अपने यहाँ बड़ा अच्छा था। लोगों ने कहा फर्स्ट बायलाइन, और काफी तो हम लोग एशियन एज की एक खूबी ये थी कि यंग जर्नलिस्ट ज्यादा थे वहां पर, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और जैसा मैंने कहा कि वो नई नई चीजें आई थी, तो हमारे जब वो हमको जब सैलरी मिलता था, तो उस समय एबीएन एमरो बैंक था। तो पहली बार एटीएम से हमें वो मिला कि वो भाई कार्ड डालो तो वो उसमें से पैसे निकलते हैं। तो हम एक दूसरे को अपने कार्ड भी दे देते थे, तो साथ में जो थे, तो एक दूसरे के हम सक्सेस को काफी एंजॉय करते थे, काफी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो वो टीम वर्क बड़ा बढ़िया था। तो वो काफी लोगों ने बड़ा, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये अच्छा लगा भाई, शायद कुछ कर लिया। तो ये जो एक दूसरे में जो ट्रस्ट था कि भाई ये हमारे एटीएम है, ये पिन है, जाइए आप मेरे लिए पैसे निकाल लाइए, तो बहुत बढ़िया एक एक टीम वर्क निकला। आज भी उन लोगों से काफी बढ़िया संबंध है जो साथ में लोग थे उस समय, आज भी। अच्छा पांडे जी, एमजे अकबर से कब पहली मुलाकात कब हुई आपकी, और किस तरह का वो अवसर मिला आपको मिलने का? मेरी मुझे जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो वो तो एमजे अकबर ने साइन किया था, लेकिन उस समय वो नहीं मिले थे। लेकिन 6 महीने बाद हमारा वो होता था, तो 6 महीने से मुझे पहले 4 महीने मिल गए। हमारे यहाँ ऐसा था उस समय कि जब आपको कंफर्म किया जाएगा, तभी आपको विजिटिंग कार्ड मिलेगा। तो विजिटिंग कार्ड मिलना भी एक, उसको एक समझा जाता था कि एक पारितोषिक बड़ी है, उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है कि अरे भाई इसको विजिटिंग कार्ड मिल गया। बाद में तो खैर जो भी आते थे, लेकिन उस समय अगर विजिटिंग कार्ड आपको मिल गया, तो उसके बाद फिर वो मिले। और सबसे बड़ी बात, जब हम यहाँ से स्टोरीज भेजते थे, तो वो ये सब चीजें एमजे अकबर ने स्टार्ट की थी। तो हर एडिशन से स्टोरी आती थी, वो कुछ स्टोरीज चूज करते थे जो ऑल एडिशन में जाएंगे। तो उस हिसाब से वो उनका वो रहता था कि अच्छा है, ये खराब है, उसके बाद वो मिले भी। और कुछ दिनों में ये हो गया कि नहीं, ये लड़का अच्छी स्टोरीज करता है, तो फिर चलता रहा। और फिर 2-3 बार प्रमोशन वगैरह भी मिलता रहा, तो वो 2-3 साल में काफी अच्छा हो रह गया। इस बीच एक वाकया ये हुआ कि बीच में कॉलेज सर्विस कमीशन का एग्जाम आया था। तो मुझे याद है 2001 होगा, या शायद वैसा ही कुछ था। तब मैं एशियन एज नहीं, वो शायद 99 में ही दे दिया था मैंने। 99 में एशियन एज ज्वाइन करने के पहले मैंने वो जीआरएफ और वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप थी, वो नेट और स्लेट वगैरह परीक्षा। अच्छा, नेट जीआरएफ दोनों ही पास किया आपने? 2000 साल में अप्रैल, मुझे याद है, एशियन एज ज्वाइन करने के बाद ट्यूसडे मेरी ऑफ रहती थी, तो ट्यूसडे में यूनिवर्सिटी कभी कभी जाता था। तो परीक्षा तो दिसंबर 99 में ही दे दिया था, क्योंकि हमारी 96-98 बैच हमारा था, और 99 में हमारा एमए का रिजल्ट निकला था। अप्रैल में ऐसे ही गया। मुझे याद है रोल नंबर A126862। तो मुझे देखकर लगा कि भाई जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप दोनों क्वालिफाई कर लिया। तो मुझे ठीक है, बड़ा बढ़िया लगा। लौट कर आया तो लोगों ने कहा अरे भाई तुम तो अब हमारे साथ रहोगे नहीं, तुम तो क्या नाम है, तो तुम ये मिल गया ये। और मैं ये कहता था नहीं भाई मैं टीचिंग नहीं लूंगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं यही करूंगा। और एशियन एज में काफी काफी कुछ मौका मिला सर। हमने असेंबली कवर किया, हमने स्टेट सेक्रेटेरिएट कवर किए, हमने फॉरेन विजिट्स कवर किए, हमने उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कवर किए, हमने यहाँ पर अमेरिकन सेंटर के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो कवर किए। काफी काफी कुछ यहाँ पर वो जिस ईडन गार्डन में जिसमें वो वीवीएस लक्ष्मण ने 281 बनाया वो कवर किया। तो क्या मतलब रोज कुछ ना कुछ होता, और हम उसके बीच में रहते। उस समय भी काफी बढ़िया वो था। तो ऐसा कभी लगता नहीं था कि जर्नलिज्म छोड़ करके टीचिंग में कभी आना होगा, ये लगता नहीं तो था। कितने साल रहे एशियन एज में आप? मैं लगभग 3 साल था सर, 2.5 साल समझ लीजिए। 2000 साल में ज्वाइन किया, 2002 के एंड में हमने छोड़ा। अच्छा, कोई जर्नलिज्म की उस दुनिया के कोई ऐसे अनुभव जो आज भी आपको रोमांचित करते हो, कोई ऐसी स्टोरी? बहुत सारी स्टोरीज हैं सर। मतलब एक तो थी कि वो किसी एक, मैं एग्जैक्ट वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लेकिन एक पॉलिटिशियन के खिलाफ में स्टोरी थी। तो फिर उनके कुछ धमकी मारे फोन में आते थे कि धमकियां मिली? धमकियां मिली और काफी कुछ वो अच्छा लगता था। और उस समय लगता था भाई हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मतलब हम तो जर्नलिस्ट हैं। और वो बड़ा अच्छा लगता था। कई बार हमने अनजाने में भी क्या नाम है
कुछ एक फोन आए, वो धमकी, उनको वापस हमने धमकियां दी। मुझे पता भी नहीं था कि ये भाई इतने बड़े धमकी देने वाले लोग हैं, लेकिन लेकिन उसके काफी फायदे भी रहे। कई कई बार लोगों ने रास्ते में पहचाना, और कई बार जैसे एक बार बांग्लादेश बॉर्डर पर एक इलेक्शन कवर करने गया था 2001 साल में, और वहां पर कुछ भी ना मिले, मतलब 2-3 घंटे रास्ते पर खड़ा था। तो एक व्यक्ति जिसने मुझे पहले देखा था, उसके वहां पर मैं कवर करने गया था, वो मुझे अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर 13 किलोमीटर लाकर उसे होटल उतारा। और शायद मेरा आशीर्वाद कह लीजिए, शुभेच्छा कह लीजिए, वो व्यक्ति जिसने मुझे मोटरसाइकिल से बैठाकर होटल में उतारा, वो व्यक्ति बाद में जाकर के ये राज्य का एक मंत्री भी बना। अच्छा अच्छा अच्छा। बात बताया तो वो काफी हंस रहा था। चलिए, मतलब पत्रकारिता में जब तक आप रहे बहुत एंजॉय किया। तो बहुत अचानक, हाँ, अचानक फिर आपने शिक्षण की और टीचिंग की ओर कैसे गए? उन धमकियों से डर के, या कुछ और नया करना चाहते थे? धमकियां तो मैंने उल्टा ज्यादा ही धमकियां दी थी मुझे तो। मैं तो, और वो पता नहीं क्या था, लेकिन काफी सारी चीजें हुई। एक तो ये कि न्यूज़पेपर, इनफैक्ट मुझे न्यूज़पेपर छोड़ने का पहले ही मौका मिला, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जेआरएफ मुझे मिला हुआ था। तो एक ऑप्शन ये था कि मैं जेआरएफ लेता और ये छोड़ करके चला जाता, लेकिन वो मैंने किया नहीं, क्योंकि जेआरएफ मैंने छोड़ दिया कि मैं पीएचडी ऐसे ही करूंगा, जेआरएफ की मुझे नहीं, मैं न्यूज़पेपर में अच्छा। 2-3 चीजें हुई। एक तो न्यूज़पेपर 2002 आते आते क्या नाम है, एक थोड़ा सा न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का भी हाल थोड़ा सा सही नहीं लगा। दूसरी बात है कि मेरा झुकाव था कि मैं न्यूज़पेपर में ही कंटिन्यू करूं, लेकिन कुछ मेरे सहयोगी थे, और फिर दूसरा एक पारिवारिक माहौल में जो होता है कि भाई सरकारी नौकरी मिली है, तो हमारे जो काफी अच्छे शुभचिंतक थे, उसने कहा देखिए सरकारी नौकरी दोबारा नहीं मिलने वाली, ये मिल गई, आप इसको ले लीजिए। न्यूज आप जर्नलिज्म तो कभी भी कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो घर का भी रहता था, माता जी का भी था कि एक जो है वहां पर कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, इतने मतलब घंटों का ये है, और एक सरकारी हो जाने पर एक स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये सब ले देकर मुझे सबसे बड़ा ये था कि जहां मुझे ये नौकरी मिली, वो एक मॉर्निंग कॉलेज था, तो वो 12 बजे बंद हो जाता था, और मुझे सारा दिन जर्नलिज्म करने का भी मौका था। इनफैक्ट मैंने कई महीने किया भी वो। तो इस कारण से मैं सोचा कि मैं तो दोनों काम करने का यहाँ मौका मिल रहा है। तो इससे मैंने सितंबर 2002 में मैंने कॉलेज सर्विस कमीशन का ये रिकमेंडेशन पर मैं ये यहाँ पर मध्य कलकत्ता में था, और ये बड़ा आसान है क्योंकि मध्य कलकत्ता भी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि और वहां से हमारे वो ऑफिस भी मेरे घर के भी काफी क्लोज था, इसलिए मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन, फिर उसी में आगे फिर आप करियर को। अच्छा, अखबारों की बात चल रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि एक एमए पास करके विद्यार्थी जब अखबार में जाता है, जिस तरह की कंपनी मिलती है, तो मुझे पता नहीं ये प्रयोग शब्द, मतलब इस शब्द का प्रयोग ठीक है कि नहीं है, कई बार कुछ व्यसन लग जाते हैं। आपके सोशल मीडिया से हम देखते हैं कि कुछ ऐसी जो एडिक्शन थे उनको आपने संकल्प के साथ छोड़ा। तो वो एडिक्शन कैसे लगा और छोड़ने की प्रेरणा कैसे मिली? मतलब अखबार में शुरू हुआ या पढ़ते थे तभी शुरू कर दिया था आपने? मेरा नहीं इशारा स्मोकिंग की तरफ है, और तो शायद आप कुछ लेते नहीं है। नहीं, वो ऐसा था ना कि हम लोगों का जो हम लोगों का जो दौर कह लीजिए, तो वो सब हम लोग बड़े बड़े एक्टर्स को भी जब हम देखते थे, तब तो वो लिखा नहीं रहता था, वो लगता था कि बड़ी अच्छी चीज है, क्या नाम है, अगर आप करेंगे तो क्या नाम है आपको। और मुझे याद है कि आज तो मतलब इस पर काफी वो भी लगता है कि भाई कभी कभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और वो साथ साथ वो भी। तो वो टीचिंग में आने के बाद भी काफी चलता रहा, और हमारे यहाँ तो क्या नाम है मेल फीमेल कॉलीग्स सभी करते थे। लेकिन फिर उसके बाद वो लगा कि भाई नहीं, हम बहुत बड़ा एक ये कर रहे हैं। और इनफैक्ट मुझे याद है कि अक्टूबर 2007, सॉरी 29 अक्टूबर 2007 हमने डिसाइड किया कि नहीं आप और नहीं, क्योंकि क्लीन एयर चाहिए। तो उसके बाद से मैंने, और अब तो मैं हर आदमी को, इनफैक्ट अपने कलीग्स को कह लीजिए, उसके पहले मैं मुझे याद है कि मैं एक गेस्ट लेक्चर लेने में कलकत्ता के बाहर जाता था। तो वो बड़ा मतलब वो लगता था कि चलो एडवेंचरस है, मैं बच्चों को भी ऑफर करता। तो ये थोड़ा सा एक बाद में लगा कि नहीं बहुत गलती की, तो फिर वो उसको फिर हमने छोड़ दिया। और हर साल उस डेट को आप दोहराते भी हैं
उस बिल्कुल। संकल्प को, ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले उससे। तो औरों को जो औरों को हाँ बताने का यही सारा उद्देश्य है। नहीं बताने नहीं, का बिल्कुल ये है नहीं, कि बहुत आप अच्छी बात है। और काफी लोग, मतलब हमारे सीनियर जूनियर काफी लोग कहते हैं कि भाई आपने ये बार-बार कहा इसलिए हमने, तो काफी लोग वो कहते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलिए कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो हमारे विशेषकर जो युवा साथी हैं जो इस लत में हैं, उनको आप कैसे, क्या टिप्स देंगे कि वो इसको छोड़ पाए? क्योंकि वो बड़ी बेचैनी होती है, जैसा हम सुनते हैं, कई बार यदि नहीं लेता है तो नहीं, अब आपने कैसे कोई मेडिसिन ली, कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिया, कैसे किया आपने? नहीं सर, अभी अब मेरे हम्म, ख्याल से अभी बच्चे तो काफी ये सब समझने लगे हैं। बस ये जब तक आप खुद नहीं, मतलब ये समझे कि ये आपके लिए अच्छा नहीं विल है, पावर, विल पावर। पावर, तब तक जो है ये आप हम्म। वो समस्या रहती है। अच्छा पांडे जी, जैसा आपने बताया, अखबार में आपने क्राइम भी कवर किया, पॉलिटिक्स भी कवर की, स्पोर्ट्स भी कवर किया, और पेज 3 एंटरटेनमेंट भी कवर किया। तो खाली टाइम में किस तरह की हॉबीज रही? कुछ थिएटर, गीत संगीत, कहानियां, उपन्यास लिखना करना, ऐसा कुछ, मतलब हॉबीज क्या रही आपके पठन पाठन और लेखन के अलावा? फ्री टाइम में मतलब आप किस तरह से अखबार में जब काम करते थे? अखबार में काम करते थे तब तो सर काफी, क्या नाम है, हम लोग आउट पेपर पे जाकर, क्या नाम है, काम करते थे। तो वो काम करना ही, क्या नाम है, वो रखता था। अमेरिकन लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी सब मेंबरशिप्स थी, किताबें पढ़ने का तो शौक था ही। हम्म। अखबार छोड़ने के बाद जब मैं टीचिंग में आया, तब मैं, क्या नाम है, हमारा पुराना, मैंने थोड़ा पियानो वगैरह सीखने का वो किया, और साल 1.5 साल सीखा भी अच्छे लोगों से। और मैंने हम्म। इनफैक्ट आपने शायद घर में देखा होगा, मैंने वो खरीदा भी कीबोर्ड प्लेयर, लेकिन वो अभी तो मतलब काफी सालों से शायद, मतलब पता नहीं क्या कर पाऊंगा। अच्छा जी। लेकिन म्यूजिक का, वो सुनने का, ये सब का शौक है ना। दूसरा ये पढ़ने का या फिर नई चीजें सीखने का, जितना भी हो सके, तो ये सब। गीत विद गुनगुनाने का शौक नहीं है? अच्छा, उस तरह का नहीं है। तो एक आध बार चल। क्या, अगर वो जब कोरस में होता है, आपको याद होगा कि आपके जन्मदिन पर हम एक वो तो मंगलायतन में थे, और हमने रात में आपको वो किया था, वो कोरस में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान है मुझे। खुद खुद की आवाज, अगर जब वो गाने वाला सुनते हैं ना, तो खुद को ही बुरा लगता है कि भाई तो जी इसलिए वो तो नहीं करते, लेकिन सुनते बहुत हैं, और क्या नाम है, वो लिरिक्स भी याद रहती है, लेकिन और वो म्यूजिक में वो पावर है कि आपको वो चेंज जी कर। जी। अच्छा पांडे जी, जैसा आपने कहा, अखबार पढ़ के आपने अपना जनरल अवेयरनेस को बेहतर किया, भाषा अच्छी की, अखबार में काम किया, अब आप टीचिंग में आ गए। अखबारों की जो अब हालत है भाषा को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, आप जब भी कभी एमजे अकबर या उस समय के जो उनके समकालीन संपादक हैं, उनका जब नाम लेते हैं तो बड़े गर्व की अनुभूति भी करते हैं कि उनके साथ काम किया, उनसे सीखा। अब ऐसे संपादक धीरे धीरे लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए आप किस तरह से आज के अखबारों का उदाहरण देकर के, या उनको मोटिवेट करने के लिए, भाषा को सीखने के लिए किस तरह से उनको आप प्रेरित करते हैं, या उनके लिए एक आधार भूमिका तैयार करते हैं? आज भी बड़े अच्छे लेखक हैं ऐसे, लेकिन हम्म। जो एवरेज स्तर है वो भाषा का शायद वो नहीं रहा, क्योंकि अभी इसके काफी कारण है। एक कारण तो ये है कि जितनी लंबी स्टोरीज हमारे समय होती थी, काफी छोटी हो गई हैं। अभी ये काफी जो एक मान लीजिए लोकल जो बच्चों के बोलचाल की भाषा है, इसका इन्फ्लुएंस एक ज्यादा हो गया। लेकिन अभी भी अच्छे लेख हो रहे हैं, और नहीं, पुराने। लेकिन पांडे जी, पता नहीं आपका अनुभव क्या कहता है, जो मेरा अनुभव है, मैं भी, आप भी पूरे देश विदेश में जा ही रहे हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत घूमना फिरना रहता है। जब भी बच्चों से बात होती है, विद्यार्थियों से बात होती है, अखबार लगभग नहीं के बराबर पड़ता है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए। और वो जो इन शॉर्ट्स या उस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, वहां से वो सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं। बाकी जो एक जानकारी या कहीं उनको अभिव्यक्ति करनी पड़े तो बड़ी चुनौतियां रहती हैं। तो उस चुनौती को एक शिक्षक के रूप में आप कैसे निपट रहे हैं? एक तो सर सबसे बड़ी बात, अब तो जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वो उसका उतना ज्यादा क्रेज रहा नहीं। अगर आप बड़े से बड़े हम्म। आवाज आ रही है सर हमारी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो एक आप किसी भी क्लास में चले जाए, बच्चों से पूछे कि कितने लोग प्रिंट में जाना चाहते हैं, तो 2-4 लोग बच्चे ही हाथ उठाते हैं। कितने लोग टेलीविजन में हम्म। जाना चाहते हैं, काफी कम लोग। डिजिटल वो कहते हैं ज्यादा, और बाकी लोग वो जो रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट पब्लिक रिलेशंस में। लेकिन ये बात सही है कि उनका पढ़ने का वो पढ़ने वाला काफी कम हो गया है, क्योंकि पहले तो शायद हमारे पास इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, इतने ज्यादा एप्स भी नहीं थे, इतना ज्यादा
कंटेंट भी नहीं था, ओटीटी कंटेंट भी नहीं था जो हम देख सकते। हमारे पास तो शायद ऑप्शंस कम थे, तो हम और लेखक भी जानते थे कि उनको काफी पढ़ा जाएगा और सराहा जाएगा, तो उस तरह के लेख भी होते थे। एक एक हेडलाइंस हमारे अकबर साहब के आज भी हमें याद है। आ रही है सर आवाज हमारी? पांडे जी, आप टीचिंग में करीब 2 दशक आपको हो गए, और आपने, मुझे लगता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च ज्यादा है, और आपने जिस तरह से इस क्षेत्र में मेहनत की है, और विशेषकर पिछले 3-4 साल का मैं आपका जो झुकाव है जब उसको देखता हूँ, ये जो यूट्यूब पर आपने वीडियोस बनाए हैं, अपने आप में बहुत अद्भुत, मैं कहूँ कि कंट्रीब्यूशन या योगदान आपका मीडिया एजुकेशन को है। जिस तरह से आपने नए नए सब्जेक्ट लेकर के काम किया है, तो वो तो जैसा आपने कहा कि आप पढ़ते बहुत है लाइब्रेरीज में, तो कंटेंट तो आपने निश्चित रूप से क्रिएट किया है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से जो आप जिस तरीके से इसको सब कर रहे हैं, तो क्या आपने कुछ व्यक्ति हायर कर रखे हैं, अपने घर में कोई स्टूडियो बना रखा है, या मोबाइल पे ही सब कुछ कर रहे हैं? वो ट्रेनिंग भी आपने कहीं से ली है, या आपका सब नहीं सेल्फ सर, ट्रेंड आप हुए हैं? उस जो आपका ट्रेड सीक्रेट है जिसे कहते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे किया? ट्रेड जी। ट्रेड सीक्रेट तो कुछ नहीं सर। अप्रैल 2020, आपको सब पता है, मतलब जब कोविड का दौर आया कोविड। और अचानक हाँ, हाँ। अप्रैल 2020 से जो है जनरली हम लोगों को लगा कि अब ये काफी सारी चीजें बदल रही है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए, और वक्त भी हमारे पास ज्यादा था, तो उस दौरान मैंने काफी कुछ आपके ऑनलाइन क्लासेस किए, यूडेमी के और वगैरह वगैरह, तो वो कुछ सीखने का और वो रिसर्च का, जैसा आपने कहा कि वो भी एक नया, उसके कई कारण थे। एक तो कारण ये था कि अगर आपको विदेशों में पेपर एक्सेप्ट कराने, पहले तो अगर आपको कॉन्फ्रेंसेस, मतलब विदेश कॉन्फ्रेंसेस में जाना, तो आपको पेपर एक्सेप्ट कराने हैं, तो वो उनके स्टैंडर्ड के होने होंगे, तो आपको वो खुद को वैसा तैयार करना होगा। तो ये सब चीजें, तो मतलब मान लीजिए 2009-10 से ही मैं ये सब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जब जाना स्टार्ट किया, तो ये लगा कि पहली बार गया तो चलो ठीक है यार, मतलब ये तो हो गया, अगले साल क्या होगा। तो खुद को एक चेंज करने के लिए, तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चरल मॉडलिंग कह लीजिए, क्वांटिटेटिव मेथड्स कह लीजिए, या फिर कुछ थ्योरेटिकल, जैसे हमारे अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच, बोर्डियो, वो जो भी वेस्टर्न है, और जैसे मैंने अमर्त्य सेन कहा, तो ये सब चीजें थी। तो ये मुझे लगा कि ये एक बड़ा आवश्यक एक स्किल है जो कि जानना चाहिए। उसके बाद जब ये ब्रेक आया, तो ऐसा लगा कि और कुछ स्किल्स सीखा जा सके, तो पाइथन, आर वगैरह में सीखा। फिर जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, तो ये लगा कि भाई बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, जो कह रहे हैं उनको, उनके पास फिर दोबारा ये जा नहीं रहा। तो मैंने शुरू शुरू में तो वो जैसा ये गूगल मीट पर रिकॉर्डिंग करके लेक्चर्स हमने वो करना स्टार्ट किए। तो गूगल मीट पर लेक्चर्स जब कहते थे, तो उनको बताया रहता था, और मैं भी ये भी कहता था कि भाई ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें एडिट की कोई जगह नहीं है। तो प्रश्न वगैरह लास्ट में लेते थे, तो और वो करके मैंने कुछ वीडियोस डाले, जिससे कि बच्चों ने कहा बड़ा बढ़िया है, क्योंकि हम बाद में देख सकते हैं, और ये वो जैसे पावर पॉइंट बना करके वो करते थे। उसके बाद मैंने देखा कुछ एक ऐसे टॉपिक्स पर पढ़ाया जाए क्योंकि क्लास में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसके भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो मैंने फिर वेबिनार स्टार्ट किए। तो वेबिनार्स के भी कैसे दिए आपने देखे होंगे, स्टोरी टेलिंग, टीआरपी, देखे। तो इस पर जो है, क्योंकि जब वेबिनार के टॉपिक होंगे तो वैसा प्रिपेयर करना होगा, वो प्रिपेयर करके फिर उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाला जा सकता है। ऐसा ही एक मुझे याद है कि मैंने एक लिटरेचर रिव्यू पर किया, तो कुछ साउथ के कुछ स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करने वाले थे, तो उन्होंने कहा, लेकिन पता नहीं वो इंटरनेट का चक्कर के लिए क्या, क्योंकि मैं कह रहा था लेकिन वो जो स्लाइड है उसके साथ साथ नहीं जा रहा था। तो जो बच्चे आए थे उन्होंने ये फीडबैक दिया कि कुछ समझ में नहीं आया, इतना मेहनत। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको जो है अलग से फिर रिकॉर्ड किया गया। तो मैंने देखा तुरंत क्या किया जाए, वो उसी दिन मैंने वेबिनार किया। उसी दिन एक साउथ के कलीग, उनका वो आया कि भाई हमारे स्टूडेंट्स तो थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको समझ नहीं आया, क्योंकि आपकी स्लाइड और आपका वो लेक्चर दोनों अलग अलग थे। मुझे बड़ा बुरा लगा भाई, बुरा ये लगा कि भाई बच्चे इतना उत्साह लेकर आए, इतने थे, और इतनी मतलब जम कर तैयारी की, लेकिन उन तक पहुंचा नहीं।
तो मैंने तुरंत देखा कि ये पावर पॉइंट पर ही एक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने का एक व्यवस्था था। तो मैंने उसको 44-45 मिनट में रिकॉर्ड किया और फिर वो फिर अच्छा चला और उसके काफी ये भी आया। लेकिन तब भी ये लगा रहता था कि जब काफी सारी चीजें जो स्किल बेस्ड है, मान लीजिए मुझे एक्सेल की कुछ बतानी है लोगों को, या फिर स्पीसीज बताना है, या फिर आर बताना है, या फिर जैसे मैंने जहाँ पर मुझे स्क्रीन करके दिखाना है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी वो एक ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे प्रिपेयर किया जाए, इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया। और इसके बाद वेब कैमरा कह लीजिए, या फिर कुछ हमने एक यूएसबी माइक्रोफोन्स वगैरह, ये पास में मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा। ये माइक्रोफोन वगैरह हमने खरीदा। और अच्छा, ये अच्छा। जून 2020 में हमने एक अच्छा लैपटॉप भी खरीदा। और ये सब चीजें करके फिर एक सॉफ्टवेयर भी खरीदा, जिससे कि एक अच्छा आउटपुट कर सकूं। उद्देश्य ये क्या नाम है। और बच्चों क्योंकि हम मैं या बंगाल में हमारे स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो दो ऑप्शन थे, या तो बांग्ला में करूं या फिर इंग्लिश में करूं। बांग्ला में करने से प्रॉब्लम ये था कि मैं बाहर के बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। कई लोगों ने कहा कि नहीं हिंदी में होगा तो ये बेहतर होगा, लेकिन फिर हमारे काफी सारे बच्चे इंडिया के बाहर भी थे, तो फिर इसलिए मैंने वो इंग्लिश में किया। तो वैसे ही सीखता चला गया, और वो अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे। और फिर लगा कि नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने लगभग 160 वीडियो अभी बना लिया, तो बहुत लोगों को पसंद आए। और ये स्क्रीन रिकॉर्ड करते, तो कुछ लोगों ने कहा सर ऐसा तो पहले हम विदेशों के यूट्यूब पर ही देखते थे, अब देख कर लग रहा है कि नहीं हम लोग, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये स्क्रीन एनोटेशन और ये और वो और उसको एडिट करके। तो शुरू के वीडियोस मेरे काफी लंबे होते थे, वेबिनार्स वगैरह वाले 1-1 घंटे होते थे। बाद में कि नहीं बच्चों के पास टाइम नहीं, तो अभी वाले जो है 10-12 मिनट के ही होते हैं। तो और जो है आपका जनरली ये कोविड के लिए स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए और आज भी स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इसका एक फायदा ये हो जाता है कि हम लोग जो फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं कि पहले हम क्लासरूम में पढ़ाते थे और बच्चे होमवर्क वगैरह करते थे। अब जो है ये पढ़ेंगे घर में, यहाँ पर आकर हम डिस्कशन वगैरह करेंगे, तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, हमें भी एडिशनल कर लेते हैं। यूजी और पीजी सब क्लासेस में अपना लेक्चर्स, जब भी नए कुछ टॉपिक्स आते हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि किताबों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, तो वो मैं या फिर कुछ नए आए तो मेरा एक लिस्ट रहता है कि ये बनाने हैं, तो जब जैसा बनाते रहते हैं। तो आपके पास एक वो संवेदनशील दृष्टि है कि विद्यार्थियों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप आपने अपने आप को ढालने की कोशिश की, और निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आपने न सिर्फ बंगाल बल्कि देश के बाहर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा रीडिंग मटेरियल दिया है। लेकिन जैसा शुरू में मैंने कहा कि आप बंगला और हिंदी दोनों भाषाओं में हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं जब भी कभी समय मिले तो इन्हीं जो वीडियोस को आप दूसरी भाषा में भी, तो जो कम से कम हिंदी भाषी लोग हैं या बंगाली भाषी जिनका अंग्रेजी पे इतना अच्छा अधिकार नहीं है, तो शायद उनके लिए एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। अच्छा, अब अपन चलते हैं रिसर्च की ओर। आप एक पत्र है मीडिया वॉच, उसके चीफ एडिटर हैं, और मीडिया वॉच पुरी से निकलता है और इसने इंटरनेशनल जो उसका वो है लेवल पर उसने अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तो आप जब इस जर्नल के एडिटर हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो मीडिया टीचर्स हैं, रिसर्चर हैं, वो लिख रहे हैं या जिन विषयों पे काम कर रहे हैं, उसको आप पूरे पे देखते हैं? बहुत मेहनत सर करनी है या हमारे यहाँ? अच्छा जी, जी बताइए। सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी एक जो सच्चाई ये है कि देखिए हमारे यहाँ एक तो हमारे यहाँ टीचिंग और रिसर्च दो अलग चीजें नहीं है। विदेशों में जिस तरीके से रिसर्चर है सिर्फ रिसर्च ही कर रहा है, उसको टीचिंग का लोड इतना ज्यादा नहीं होता। टीचिंग भी जो होता है उनका लोड इतना ज्यादा नहीं होता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी इतना ज्यादा नहीं होता। हमारे यहाँ टीचर्स पर इतना ज्यादा तरह तरह के जो प्रेशर्स रहते हैं, और इसके साथ साथ उनसे ये अपेक्षाएं रहती है कि वो रिसर्च भी उस लेवल का करें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रेशर थोड़ा सा एक अनजस्ट सा प्रेशर है। दूसरी बात है हमारे यहाँ एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का आवाज आ रही है सर? हाँ, आप बात कर रहे थे हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की एक मिसिंग लिंक कह लीजिए।
या फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या मीडिया एंड कम्युनिकेशन के जो बाकी सारे काफी सारी चीजें हैं। जैसा आपको पता होगा कि मैं इन रिसेंट ईयर्स में वो न्याय दर्शन और क्या नाम हमारे यहाँ वो जो भारतीय दर्शन का जो परंपरा है उस पर कम्युनिकेशन के इतने सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, इतना सारा कुछ करने को है। चूंकि हम मैं व्यक्तिगत तौर पर मतलब संस्कृत नहीं जानता था या फिर इन सब चीजों से मुझे नहीं पहले इन चीजों के बारे में जान सका। अब लगता है कि नहीं, ये ऐसे कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, क्योंकि आप हर लेवल पर देखें कि यहाँ पर जहाँ पर एक हमारे शेल्टन गुणरत्न वगैरह जिन्होंने बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन पर इतना काम किया है, जहाँ पर आप ईरानियन और वगैरह वगैरह, तो भारत में जो है वो काफी सीमित रह गया और वो दायरा भी काफी सीमित रहा और वो भी ऐसा रहा कि वो समझ के बाहर है। क्योंकि मैं किसी का नाम वगैरह नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस तरीके का जो इंडियन कम्युनिकेशन पर काम हुआ है वो शायद रिलेटेबल नहीं लगता या फिर वो उतना ज्यादा प्रोफाउंड नहीं लगता, जो कि जो सच्चाई नहीं है। अगर मैं न्याय मतलब दर्शन में बात करूं तो काफी मतलब वो लंबा हो जाएगा, वो मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन वो जो हमारे यहाँ जो संचार का जो विषय था, कैसे बात कर रहे हैं, वाद क्या है, वितंडा क्या है, छल क्या है, और कैसे प्रमाण होने चाहिए और कैसे अपनी बातें रखनी चाहिए, ये सब चीजों पर मतलब हजारों साल का विमर्श है और उस पर काफी कुछ करने को है। तो ये मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक ऐसी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम हमारी नजर शायद पहले नहीं गई है। और रिसर्च चूंकि एक ये मैंने पहले भी कहीं बताया था कि चूंकि हमारे लिए एक लैंडमार्क जैसा बन गया कि नहीं, आपको इतने सारे रिसर्च पेपर्स निकालने हैं या फिर ऐसे जर्नल्स में निकालने हैं, तो फिर हमें जो सबसे ज्यादा इजीली एक्सेसिबल लगता है या फिर जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक बेंचमार्क है, वो प्रमोशन के लिए भी बेंचमार्क है, वो हमारी दूसरी नौकरी पाने के लिए भी बेंचमार्क है। तो ये बेंचमार्क हो जाने की वजह से जो क्वालिटी जितनी अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ, आप बात कर रहे थे वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कम्युनिकेशन की। तो इस विषय में जो है कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम एक नया ग्राउंड ब्रेकिंग पाथ ब्रेकिंग रिसर्च नहीं करते हैं, तब तक वो विश्व स्तर पर उसका उतना ज्यादा रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं मिलती है। हमारे यहाँ समस्या ये है, और मैं मतलब खुद को भी इसका पार्ट मान रहा हूँ कि चूंकि बेंचमार्क है कि हमें इतने सारे रिसर्च पेपर्स चाहिए, Q1 में चाहिए या फिर ऐसे ये चाहिए, तो वो जब बेंचमार्क बन जाता है तब सिर्फ उसको ही पाने का उद्देश्य रह जाता है। फिर जैसे भी हो कहीं एक्सेप्ट करा ले, जैसा भी एक हो वो चल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी वो उस तरीके का स्पेशलाइजेशन नहीं आया। लेकिन जब इंटरडिसिप्लिनरिटी आएगी, और वो हो रहा है, काफी अच्छे अच्छे पेपर्स आ रहे हैं, काफी बड़े बड़े जर्नल्स भी आ रहे हैं, और जब तक इस हर जगह एक ये नहीं बन जाता है कि एक लेकिन सबसे बड़ा वो जो हम सबको मिलकर ये करना होगा, हर जगह रिसर्च के लिए एक अलग इंसेंटिव दी जाए। जैसे विदेशों में तो फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होता है, लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको ये रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा, इसके लिए आपको ये हमारे यहाँ तो मान लीजिए जो रिसर्च करता है वो तो फिर मतलब बाकी सब चीजों के अलावा रिसर्च करने की उसको कोई अलग से ना तो बेनिफिट है ना तो उसको कुछ सपोर्ट मिलता है। तो वो जैसे मैं भारत परिप्रेक्ष्य बता रहा था, तो वो उन सब चीजों में एक काफी एक कह लीजिए पोटेंशियल है। तो वो सब चीजें चूंकि है नहीं, मान लीजिए आप जर्नलिज्म एपिस्टेमोलॉजी के साथ अगर आप न्याय दर्शन को एक देखें तो एक नए तरीके का आप चीजें बता रहे हैं जो उनके पास नहीं है। क्योंकि मान लीजिए बाकी जो वेस्टर्न थ्योरीज पर जो काम हो रहे हैं वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि वो उन पर ही काम कर रहे हैं और हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं, मतलब घंटों बैठकर कर रहे हैं। तो हमें ऐसी चीजों को लेकर के काम करना होगा जो उनके लिए उतना आसान नहीं है। हालांकि न्याय दर्शन वगैरह पर भी उन्होंने जो काम किया है, कीथ लॉयड एक हैं और फिर काफी सारे लोग हैं जो बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि उनके यहाँ स्पेशलाइजेशन एक बहुत बड़ा उनका एक फायदा है जो शायद हमारे उतना संभव नहीं हो पाता। क्योंकि पहले हाँ हमारे मान लीजिए जो तर्क विद्या में था वो सारा जीवन मतलब उस पर ही रहा है। क्योंकि अभी इंटरडिसिप्लिनरिटी का युग है, तो हमें काफी सारी चीजों पर स्पेशलाइजेशन भी करना होगा और ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इन सब चीजों पर अगर हम काम करें तो ये ऐसे यूजफुल होगा। तो सर
हाँ, पांडे जी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आपका योगदान है, क्योंकि जो हमारी नई ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसमें भी इस बात पर स्ट्रेस दिया गया है कि इसको भारतीय परंपराओं से जोड़ा जाए। और जिस तरह से आपने भारतीय दर्शन और उसके साथ संचार के पक्ष पे काम किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे पाठ्यक्रम है, उनमें भी इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो जो चिंता आपने प्रकट की है कि इस पे शोध नहीं हो रही है, तो हमारे जो शिक्षकगण हैं, शिक्षक साथी हैं, शोधार्थी हैं, वो शायद इस दिशा में कुछ काम करेंगे। और जो दूसरे डिसिप्लिन है, चाहे वो समाजशास्त्र है या और जो विषय है, उनमें भी इन मुद्दों पर शायद काम होगा। अच्छा पांडे जी, थोड़ा सा अपन उस पर बात करते हैं। आपने करीब 1 सवा महीने की ट्रेनिंग ली, ओहो यूनिवर्सिटी में, यूएस में जाकर के आपने काम किया, फेलोशिप मिली, और भी कई देशों में गए। तो वो जो आपका ये जो ट्रेवलिंग का जो ये सारा अनुभव है, वैसे तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर पढ़ते रहे हैं, लेकिन कुछ इस मंच के माध्यम से भी आप बताएं कि वो जो आपका एक्सपोजर और जो डेडिकेशन है इन यात्राओं के साथ, और जिस तरह से आपने संगठन को ऑर्गेनाइजेशनल रूप में देश के मीडिया टीचर्स को जोड़ा है। बहुत सारे ऐसे जो एसोसिएशन हैं, उनसे आप जुड़े हुए हैं। तो इस मंच के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि जो मित्र इसमें जाना चाहते हैं, इन कैंपेन के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो किस तरह से आगे आ सकते हैं। जी। अ, जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतना ज्यादा ऑनलाइन का माहौल था नहीं, तो हमने मान लीजिए जिन डेनिस मैकवेल का नाम बता लीजिए या फिर जिनकी किताबें हम पढ़ते थे, जब उनको रूबरू उनके साथ होने का मिला तो काफी अच्छा लगा वो कि भाई, और फिर लगा नहीं भाई ये तो हमारे जैसे लोग हैं, और ये क्या नाम है, इनकी बातें, या फिर जब आप कुछ कहें तो फिर वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये नेटवर्किंग बड़ा जरूरी होता है, और आज का दौर तो नेटवर्किंग सिर्फ फिजिकली नहीं, अभी तो वर्चुअली भी संभव है, और इनफैक्ट अभी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हाइब्रिड मोड पर ही हो गए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे याद है जैसे आपने ओहायो यूनिवर्सिटी वाली बात कही, उसमें मुझे एक बड़ा अच्छा लगता था कि वो जो जैसे आजकल एक स्टैंड अप कॉमेडियन वाले जो कभी कभी हम लोग रोल करते हैं, तो वैसे हंसी मजाक तो हम लोग तभी करते हैं जब आपस में दोस्त, लेकिन 15-16 अलग अलग देशों के लोग मिलकर बात कर रहे हैं, और मैं उनको तरह तरीके की बातें बता रहा हूँ, और वो हंस रहे हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं, मतलब ठहाके मार मार कर, और फिर अगले बार कह रहे हैं भाई फिर आप ऐसी कुछ बात करिए। ये लगा भाई नहीं क्या नाम है, और ये बड़ा अच्छा लगता है कि भाई आप किसी को हंसा पाए। और 16-17 देशों के लोग, तो 40-45 दिन तक हम ऐसे ऐसे हंसी मजाक में बीत गया, तो लगा कि नहीं भाई नहीं, ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं भाई आप जो काम देश में कर रहे हैं वो काम अगर आप अलग अलग लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, और वो लोग बड़े क्लियर होते हैं कि हमारे यहाँ तो कई बार लोग उतना अप्रिशिएट भी नहीं करते, या फिर गलत हो तो कुछ बताते नहीं, लेकिन वो लोग इस मामले में काफी क्लियर होते हैं। तो काफी कॉन्फिडेंस मिला उन लोगों से बात करके, उनके साथ और काफी कुछ सीखने को मिला। तो अब अभी तो चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से काफी कुछ ये ऑनलाइन हो गया, और ये सब चीजें यूट्यूब वगैरह में उपलब्ध है, तो अभी तो ट्रैवल नहीं करने पर भी संभव है, लेकिन जितना ज्यादा ट्रैवल करें उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। नए 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 लोगों के सोचने का तरीका अलग है। जैसे लैटिन अमेरिकन है वो दूसरे तरीके से सोचते हैं, जो जापानीज है दूसरे तरीके से सोचते हैं, चाइनीज है, वो कोरियन है, अमेरिकन है, ईरानियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। काफी एक मौका मिलता है। मुझे लगता है कि अगर ट्रैवल का मौका मिले तो हर आदमी, और अपने देश में भी, मतलब मान लीजिए हर हर स्टेट का एक अलग फ्लेवर है। पिछले दिनों कर्नाटका में था, उसका अलग फ्लेवर है, गुजरात का एक अलग है, पुणे का एक अलग है, राजस्थान तो खैर मैं अब राजस्थान की बातें करना स्टार्ट करूँ तो आपके माध्यम से इतने इतने अच्छे वहां पर वो बताए कि क्या नाम, और इतने अच्छे मित्र भी मिले। तो वो जैसे कहा कि खास में जब आपस में बैठते हैं तो वो कोरस गाने भी हम लोग गाते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं देख कर तो नहीं लगता भाई कि आप इतने मस्ती भरे गाने मतलब आप लोग लाइक करते होंगे। तो वो जो एक दूरी रहती है, या फिर आप संबंध में जो लोग एक धारणा बना लेते हैं, जो आप साथ मिलते हैं, बैठते हैं, नई चीजें देखते हैं, तो वो और ये काफी सीखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है सर। चलिए, उस योगोचित उत्साह को आपने अभी तक बना रखा है। आपको लगभग 2.5 दशक हो गए, लगभग 25 वर्ष होने आ रहे हैं मीडिया शिक्षण और पत्रकारिता से जुड़े हुए। 25 वर्ष का अनुभव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और किसी के लिए भी प्रेरणा का आधार हो सकता है। और जैसा कि आप इतने सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं, विजिटिंग फैकल्टी के रूप में जुड़े हुए हैं, देश विदेश में जाते रहते हैं, तो
अपन इसको अब समाप्ति की ओर ले चलेंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो युवा मीडिया कर्मी हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, शिक्षक हैं, नेट की परीक्षाएं दे रहे हैं, शोध कर रहे हैं, है ना, तो बहुत सारी अपेक्षाएं समाज को भी हैं, तो आप क्या उनको 2 3 4 पॉइंट्स ऐसे बताना चाहेंगे जिसका यदि वो अनुसरण करें तो अपने प्रोफेशन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं? मैं मतलब काफी सारी चीजें सर बताने लायक है, बस ये इसको उपदेश या ज्ञान ना समझे, बस ये हाँ मेरे हाँ हाँ, मेरे नहीं लेकिन फिर भी हाँ एक्सपीरियंस है। एक हाँ तो हाँ ये हाँ। कि मतलब और ये हमने मतलब आप जैसे गुरुओं से भी सीखा, खुद को अपडेट करते रहना, क्योंकि जैसा लोग कहते हैं कि यू ग्रो और यू डाई। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप मतलब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा सीखते रहेंगे, जितना ये दूसरी बात। दूसरा, हर चीज को जितना आप एंजॉय करेंगे, अगर आप चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो वो घंटों मतलब आप रिटायरमेंट के बाद आप ये जो इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने ये जो ऑनलाइन माध्यम से जो ये किया है, ये तो आप सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन आप ये एंजॉय कर रहे हैं अंदर से, तब आप ये कर पा रहे हैं। तो जब तक आप ये एंजॉय नहीं कर पाएंगे तब तक ये आप नहीं कर पाएंगे। और खुद को ट्रेन करते रहना, मतलब जो भी लेटेस्ट चीजें आ रही है इस विषय में जितना ट्रेन करते रहेंगे उतना आसान है। तीसरी बात है कि बहुत जल्दी हम या तो बहुत जल्दी कुछ लोग जब प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, हम खुद को बहुत बड़े 30 बार का समझ लेते हैं कई बार, या फिर 2 4 बार अगर, और ये बड़ा जरूरी है। मैं इस बार आईसीए में पेपर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, लेकिन जो आईसीए प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ा ही गर्व के साथ किया कि भाई मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया, आईसीए फॉर्मर प्रेसिडेंट का पेपर भी रिजेक्ट हुआ। तो ये रिजेक्शन भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा रिजेक्शन वो उतना ज्यादा आपको ताकतवर बनाता है। और एक चीज जो मैं वो हालांकि वो बहुत ज्यादा दर्शक की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मानना कि भाई मैं कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, ये कभी संभव ही नहीं। ये जो मैं जितना जल्दी वो खत्म होगा ना उतना जल्दी, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मतलब ये सारी चीजें मिल गई और ये आगे, ना तो ये मेरा है और ना तो ये क्या नाम है मेरा इस पर कोई अधिकार है। तो जो भी है ये क्या नाम है एक माध्यम है, और जितना अपना हो सके, जितना हम लोगों के काम आ सके, मैं तो ये कहता हूँ कि जितना हम एक दूसरे का हेल्प कर सके उतना ज्यादा, क्योंकि आप जब एक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं तो आपकी क्या होती है उससे दूसरों को फायदा होता है, दूसरों को भी उससे आपको होता है। तो काफी सारी दिक्कतें आएंगी, बाधाएं आएंगी, काफी सारी चीजें चेंज होंगी। तो इन दिक्कतों बाधाओं के बावजूद भी खुद पर ये विश्वास रखना है कि भाई हमें जो हम जितना सही रास्ते पर रहेंगे उतना सही। और सबसे बड़ी बात है कि वो एम्बिशन छोटा नहीं करते। कई बार ये होता है कि भाई चलो ठीक है ये हो गया, जब तक हम वो अपना वो बड़ा नहीं करेंगे भाई, हम जब भी करेंगे वो ऐसा करें कि भाई हमको खुद पर गर्व हो कि भाई हमने ये किया है तो ये अच्छा है। तो ये सब चीजें सीखने वाली हैं कि हम अपने काम को एंजॉय करते रहें, खुद को ट्रेन करते रहें, अपने ईगो को जितना जल्दी खत्म करें उतना बेहतर है, और आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन भी काम करते हैं। देखिए मैं तो प्रिंट मीडिया का व्यक्ति, मैंने तो कभी भी कैमरा फेस करना नहीं सीखा। कैमरा मैंने पहली बार ये कोविड के बाद जो है ये, उसके पहले कुछ एक दूरदर्शन में इंटरव्यूज वगैरह थे, लेकिन काफी डर लगता था। लेकिन आउट ऑफ कंफर्ट जोन जब जाते हैं तब काफी कुछ सीखने को मिलता है, और जहां से भी सीख मिल सके, और ये बिलीफ रखना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और मान लीजिए जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है तो वो और भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्स कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, या फिर सिस्टम कह लीजिए, वो सब चाह रहे हैं। तो ये अच्छा ही होता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा पांडे जी आपने। कोई भी विद्यार्थी, बल्कि यूं कहूं कि कोई भी व्यक्ति आजीवन विद्यार्थी बना रहे, जो आपने कहा कि सीखने की ललक वही उसको आगे ले जाएगी, और जुनून काम करने का, जो आपने कहा ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तो जुनून होगा तभी कर पाएंगे। और किसी भी काम के पीछे पूरी ताकत के साथ लग जाना, और आशा निराशा इस झूले में नहीं झूले, लगातार निराशाएं तो ठीक है, विफलता सफलता तो रास्ते में आती रहेंगी, और इसके प्रमाण आप हैं जिस तरह से आपने काम किया। आप भी हैं। आप जिस तरह से नॉलेज को शेयर करते हैं, मैं देखता हूँ हर फेस्टिवल पे जब लोग तो अपने कार्ड्स बेचते हैं करते हैं, लेकिन आप ई बुक्स के माध्यम से 3 3 4 4 ई बुक्स, उनको ढूंढना, कौन सी किताबें रिलेवेंट हो सकती हैं, सब्जेक्ट हो सकती हैं, तो ये इस तरह से कुछ अनोखे उदाहरण हैं जिनका आपने एक तरह से अनुसरण किया है, और देश विदेश में
न सिर्फ लोकप्रियता अर्जित की है बल्कि लोगों को प्रेरणा भी दी है। पांडे जी, आप हमेशा मतलब जन्म से लेकर के कर्म जो आपके इस समय है काम कर रहे हैं, कलकत्ता में रहे और अभी आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कभी ये नहीं लगा आपको कि जब इतना काम किया है आपने, तो कहीं कलकत्ता से बाहर जाके किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में या इसी सवाल को ये पूछोगे अगले 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे आप? यहाँ भी आएंगे, ये भी क्या नाम है, शायद पहले जब सोचा नहीं था कि क्या नाम है इतना हाँ, कुछ भी, हाँ। ये क्या नाम है, वो जैसे जहाँ पर जो फ्लोर ले जाता है। अब ऐसा यहाँ पर एक लगाव का दो ही कारण है कि हमारे माता पिता यहाँ पर अभी सीनियर सिटीजन है, तो उनको हाँ, रोज हाँ। जब उनका आशीर्वाद मिलता तो हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी वही है। तो अगर कहीं भी जाएंगे और से दूर अगर है ना, हमने कई कई सारे देखे हैं यहाँ पर। तो जैसे हमारे कई जगह यहाँ पर है बंगाल में, तो वो लगभग वृद्धाश्रम बन गए क्योंकि उनके सब बच्चे बाहर चले गए हैं, तो वहां पर सिर्फ सीनियर सिटीजन रह गए हैं। फिर ना तो बच्चे खुश रह पाते हैं, ना तो वो सीनियर सिटीजन। तो अभी मुझे ये लगता है कि जब तक आप माता पिता के साथ हमारा ये जो कल्चर है वो निभा सके, वो सबसे बढ़िया रहता है। और बाकी सब चीजें तो क्या नाम है, कुछ ना कुछ होता रहता है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि मैं शायद विदेश में भी रहता तो थोड़ा सा वो लेकिन अब जब जो होना होता, मुझे लगता है कि डेस्टिनी भी एक चीज है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आप गीता का सारा ये अनुवाद कर रहे हैं हिंदी अंग्रेजी भाषा में, उसी पर आपका विश्वास है, कर्म किए जाओ, फल की उम्मीद मत करो। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि माता पिता के साथ रहना। आज जब बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ हैं, किन परिस्थितियों में वो जी रहे हैं, कितनी कथा कहानियां हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे दौर में आपने एक पुत्र के रूप में जो माता पिता की सेवा का संकल्प लिया है, मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत ही अद्भुत संकल्प है। एक आपने अद्भुत उदाहरण पेश किया है कि अपने मुझे पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, करियर की कॉस्ट पे प्रमोशंस तो बहुत मिल सकते थे, बाहर भी जा सकते थे, लेकिन माता पिता के प्रति जो ये आपका समर्पण है, ये मुझे लगता है कि आज के दौर में इस तरह के उदाहरण बहुत कम है, दुर्लभ है। तो पांडे जी, बहुत अच्छा रहा बातचीत करके। उम्मीद है कि आपको भी ये संवाद कहीं पुरानी दुनिया में और उन अनुभवों के बीच में कहीं ले गया होगा। और उम्मीद करते हैं अगली बार फिर कभी इसी बात को किसी और तरीके से या कुछ जो और पक्ष छूट गए हैं उस पर और बातचीत करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत ऐसे ही आपका धन्यवाद। आपका आशीर्वाद और स्नेह बना रहे। ऐसे ही सर आपसे हम लोग नहीं, नहीं, मोटिवेशन लेते रहे, और बड़ा अच्छा लगा सर बिल्कुल हमारा स्नेह आशीर्वाद हमेशा है। बस आप तो कर्म पथ पर डटे रहिए और सर। आपको पढ़ पढ़ के, आपको देख देख के हम तो ये कहते हैं भैया हमारे मित्र हैं। और अरे हमारे यहाँ से पहला रिफ्रेशर कोर्स हमारे यहीं से ही किया था। बिल्कुल सर, हम तो तो देखिए मतलब एक बड़े कित, वो हमारे परिचय का हिस्सा है सर, मतलब अभिन्न हाँ नहीं, हिस्सा है वो। कितनी लंबी यात्रा और कितने देश में अलग अलग मंचों पर ये सानिध्य संपर्क बना रहा। यूनिसेफ के साथ आपने काम किया, जयपुर में हमने बहुत बार बुलाया आपको, और उसी मिशन को अब आप बंगाल में आगे ले जा रहे हैं। आपके अरे व्यक्तित्व के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। इतने कम समय में बहुत लंबी बातें तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी सूत्र रूप में कहीं हमने आपके व्यक्तित्व को, आपकी जो कुछ अभिरुचियां हैं और कार्य करने के जो तौर तरीके हैं उसको समझने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि हमारे युवा मित्र उससे कहीं प्रेरित लेंगे और जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी आपके इस काम को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और कहीं उनके साथ अनुभव साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।